Good morning students, welcome to PPGN Academy चिड़ावा। अपना टॉपिक चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का संविधान। उसके बारे में मैंने पढ़ लिया था। इंट्रोडक्शन जिसको अपन बोलते हैं यानी कि मैनेजमेंट जो पॉइंट्स है मैं उसको एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है उसका फॉर्मेट यानी कि उसका निर्माण, ठीक है, वो नवंबर 1906 में किया गया था। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का फर्स्ट जो मीटिंग थी वो 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि फॉर्म तो उसको यानी कि आकार उसका रूप है वो तो हमने उसकी स्ट्रक्चर एक प्रकार का वो तो नवंबर 1946 में ही विचार कर लिया था, सोच लिया था, जैसे उन्होंने तैयार कर लिया था। उसके बाद में 9 दिसंबर 1946 को उसकी पहली मीटिंग की गई थी। हमारा जो संविधान है उसको बनने में 2 years 11 months and 18 days, ठीक है ना, यानी कि 2 साल 18, ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन, तब जाकर के हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फाइनलाइज हुआ था, यानी कि अंतिम तैयार हो गया था, उसको अंतिम रूप दे दिया गया था। उसके बाद में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फर्स्ट यानी कि देखो उसकी फर्स्ट मीटिंग तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और उसकी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है उसका फर्स्ट जो सेशन था वो 13 दिसंबर 1946 को आया था। ये भी हमने लिख लिया था, हमने आपको बता भी दिया था। और किसकी अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। मतलब उनके नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में अपन ये कह सकते हैं क्या उसकी प्रेसिडेंसी थी, उनकी अध्यक्षता में और फर्स्ट जो सेशन जो था उसका आयोजन किया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, यानी पहले प्रथम अध्यक्ष थे, लेकिन वो टेम्परेरी थे, ठीक है। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था, यानी कि प्रथम इलेक्टेड प्रेसिडेंट यानी कि प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष बनाया था उसको संविधान सभा का। और डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी, डॉक्टर नहीं वो एस.सी. मुखर्जी जो है वो थे उस टाइम के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपाध्यक्ष, ठीक है। ये जो और डॉक्टर सर बी.एन. राव जो थे वो उस टाइम के अपॉइंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, सलाहकार थे, ठीक है, संविधान सभा के सलाहकार थे, यानी कि उनसे हर प्रकार की सलाह ली जाती थी। इस प्रकार से हमारा जो संविधान है वो प्रक्रिया आगे बढ़ने लग गई थी। 26 नवंबर 1949 को उसका 3 बार यानी कि पहले दिन इसको लिख लिया, तैयार कर लिया, उसके बाद में लिखने के बाद में पहला अध्ययन किया, रीडिंग की उसकी, फिर दूसरी रीडिंग की, छोटी मोटी जो मिस्टेक्स है वो निकालने के बाद में उनको करेक्ट करने के बाद में 26 नवंबर 1949 को थर्ड रीडिंग करने के बाद में, ठीक है, थर्ड एंड फाइनल रीडिंग करने के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर दी गई थी और भाई कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, पास कर दिया गया था, यानी कि फाइनल कर दिया गया था उसको। यहाँ तक अपना हो गया था। अब इसके आगे चलेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी, ठीक है, उसका जो अध्यक्ष था, ठीक है, यानी चेयरमैन, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर,
डॉक्टर जो ड्राफ्टिंग करने के लिए बनाए गए संविधान को कंस्ट्रक्शन करने के लिए, इसका निर्माण करने के लिए, उसकी ड्राफ्टिंग करने के लिए उसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी कि अम्बेडकर जी के नेतृत्व में अम्बेडकर जी के द्वारा रिटर्न जो है वो गया। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यानी कि संविधान के फादर थे वो, ठीक है, यानी कि हम उनको संविधान के, ठीक है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है उनको, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स करंट्स द कंसिस्ट ऑफ द मेंबर्स, उसके बाद में प्रीमल का प्रस्ताव, ठीक है, जो हमारे प्रीमल्स थी, ठीक है, उस टाइम उसमें 25 पार्ट्स 400, ठीक है, 48 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स, ठीक है, 12 शेड्यूल्स। ये भी हमारी जो पेपर है, यानी जो प्रस्तावना है, उसमें 25 पार्ट्स हैं, ये कर सकते हैं, और 448 आर्टिकल्स हैं, 418 अनुच्छेद है और 12 शेड्यूल्स है, यानी कि 12 उसमें अनुसूचियां हैं, ठीक है। इस प्रकार से और 25 पार्ट हिस्ट्री, यानी कि उस मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारी बातें इनके अंदर ही समाहित है। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग आर्टिकल्स बने हैं, जिसका आप ये कर सकते हैं अनुच्छेद, आर्टिकल्स का मतलब अनुच्छेद, शेड्यूल्स का मतलब अनुसूचियां। इस प्रकार से अब आती है साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं है, ठीक है। हमने आपको पहले बताया हमारा जो देश का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, सबसे पुराना जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि डेमोक्रेसी है, सबसे पुराना जो लोकतांत्रिक देश है वो अमेरिका है, ठीक है, और सबसे जो बड़ा लोकतांत्रिक देश है डेमोक्रेटिक जिसको अपन बोलते हैं वो इंडिया है। तो भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है, और रिटन संविधान है। नंबर 1 लैंग्वेज, ठीक है, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले ध्यान दीजिए, मैं आपको वैसे बोलती जाती है ये बात तो सबसे पहले ही कि भारत का संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, ठीक है, और देशों के संविधान को बाद में लिखा गया जैसे मान लो, लेकिन हमारे देश का जो संविधान को तैयार होते समय ही, यानी कि हर बात उसमें लिखी हुई है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे लंबा संविधान है। दूसरा, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन हैड 395 आर्टिकल्स, मौलिक रूप से, यानी कि देखो 448 आर्टिकल्स हमने आपको पहले दिए हैं। अब जो, ठीक है, हमारा जो संविधान है उसमें ऑलरेडी मुख्य रूप से 395 आर्टिकल्स है। वर्तमान में हम ये कर सकते हैं
जो काम कर रहे हैं। संविधान में तो बहुत छोटे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना, जो हमारे प्रस्ताव ना प्रीमल जो है उसमें तो एक बात लिखी हुई है, लेकिन वर्तमान में लिखित जो संविधान है उसमें तीनों ऑर्डिनरी मौलिक रूप से 399 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल है और 22 पार्ट्स है। अनुसूचित तो होना ही है से मान लो, लेकिन एक तरह की मुक्त मौलिक रूप से हम ये कर सकते हैं, तो उसके बाद में और बढ़ती गई है। नंबर दूसरी बात, प्लेन ऑफ लीगलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। नंबर 2 नंबर 2 जो हमारी फीचर्स है संविधान की, वो ब्लेंड ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लिक्विडिटी का मतलब कठोर और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब लचीला। ठीक है, हमारा जो संविधान है वो कठोर भी है और लचीला भी है। द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि लिक्विड एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कठोर भी है और लचीला भी है। इसका मतलब कि समय समय पर जब भी, जैसे मान लो संविधान में लिखा कि समय समय पर जब भी अगर जरूरत पड़ती है, उसी हिसाब से संविधान के जो अनुच्छेद बने हुए हैं, आर्टिकल बने हैं उनमें, या जो फंडामेंटल राइट्स बने हैं, ठीक है, उनमें आप किसी भी प्रकार से अगर उसमें संशोधन करना है तो आप संशोधन कर सकते हैं। ये लचीलापन है, इसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्टली फ्लेक्सिबल एंड पार्टली रिजिड। ठीक है, यानी कि आप कठोर तो इसलिए कि आप किसी भी अनुच्छेद को समाप्त नहीं कर सकते उसमें से, ठीक है, लेकिन आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, जैसे मान लो संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। और ये होता भी है, आप समय समय पर जैसे मंजूर की संविधान में संशोधन आना है वो होते रहते हैं। अब संशोधन करने के लिए, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी कठोर में ये तो नहीं कि एक बार लिख के आप एकदम, जैसे मान लो कि अपन ये कर सकते हैं कि रामबाण हो गई ट्रेनिंग की, भाई अब तो ये लक्ष्मण रेखा है, अब इसको कोई पार नहीं कर सकता, और लक्ष्मण रेखा को सीता जी ने पार करती थी, तो अपन ये तो नहीं कह सकते कि भाई ये लक्ष्मण रेखा, लेकिन अपन ये जरूर कह सकते हैं कि भाई इस कठोरता को, ठीक है ना, लचीला बना रखा है उसमें, ये भी लिखा हुआ है, फ्लेक्सिबिलिटी भी उसमें। लचीले का मतलब कि आप संशोधन कर सकते हैं समय समय पर, जब भी जरूरत पड़े तो आप संविधान में नियमों को संशोधन कर सकते हैं, और संशोधन करने के लिए आपको पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखना पड़ेगा, प्रपोजल रखना पड़ेगा, और वहां से आपको मेजोरिटी के आधार के ऊपर आपको वहां से पास करवाने के बाद में आप उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। पहले लोकसभा और उसके बाद में राज्यसभा, इन दोनों में। इसलिए पार्टी फ्लेक्सिबल एंड पार्टली रिजिड, आंशिक कठोरता भी है और उसमें आंशिक लचीलापन भी है। अब आती है नंबर 3, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, हमारे यहाँ पर संसदीय सरकार है, ठीक है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मतलब संसदीय सरकार है। इंडिया हैज ए पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि बोथ एट द सेंटर और इन द स्टेट, ठीक है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मतलब है कि हमारे यहाँ पर लोग संसदीय व्यवस्था है। भारत का जो संविधान है, भारत की जो सरकार है, उसमें संसदीय व्यवस्था है, और उसमें दोनों ही संसदीय व्यवस्था दोनों जगह है, सेंटर में भी है और स्टेट में भी है, यानी कि लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था
ठीक है ना। इसका मतलब जिस प्रकार से सेंटर में जो सरकार चलेगी ना, वैसे ही आपको स्टेट में सरकार को चलानी है। The president is the head of the Union of India and the governors are head of the state. पार्लियामेंट की जो गवर्नमेंट आती है उसमें सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। सेंटर में जो प्रेसिडेंट, ठीक है ना, और स्टेट में गवर्नर, राज्यपाल जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। गवर्नर यानी कि पार्लियामेंट की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसमें हेड ऑफ द यूनियन, ठीक है, यानी कि भारतीय जो संघ है, ठीक है, उसका जो मुखिया है वो प्रेसिडेंट होगा, और स्टेट में जो स्टेट जो है ना उसका जो मुखिया है वो गवर्नर होगा, राज्यपाल, ठीक है। ये है पार्लियामेंट की दूसरी बात है। बट दे एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन ठीक है ये जो दोनों है ना, ये काम जो करेंगे ना, देखो आगे तो आप ऊपर लेके जाता हूं, मैं इस पॉइंट को ऊपर ले लेता हूं, मैं दोबारा देखता हूं। प्रेसिडेंट गवर्नर्स यानी कि यूनियन के लिए, ठीक है, यूनियन के लिए, यूनियन का मतलब सेंटर में, ठीक है, सेंटर के लिए तो प्रेसिडेंट होगा और स्टेट के लिए गवर्नर का विचार था, लेकिन ये एडवाइस लेंगे, ठीक है, ये दोनों ही जो है वो एडवाइस लेंगे। प्रेसिडेंट तो एडवाइस किसे लेगा, एडवाइस प्रेसिडेंट तो एडवाइस लेगा पीएम या ये कर सकते हैं मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल, ठीक है, और गवर्नमेंट जो है वो सीएम या मिनिस्टर्स ऑफ ये दोनों एडवाइस के लिए कि बट दे एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल या काउंसिल, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद, ठीक है। मंत्री जो परिषद है, ठीक है, उनसे यानी कि प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर से और फिर वाले मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल यानी कि मंत्री परिषद में जो भी लोग हैं उनसे सलाह लेगा, और गवर्नर जो है वो स्टेट के यानी कि स्टेट वाइज सीएम से या फिर बाद में वहां पर जो मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल है, यानी कि मंत्री जो परिषद है उनसे वो सलाह लेंगे। उसके बाद में नंबर अगले जो फीचर है नंबर 23 फोर्थ वाला, ठीक है, पार्लियामेंट गवर्नमेंट के बाद में अगली है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि अपन हिंदी में बोले तो स्वतंत्र न्यायपालिका,
स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे देश में, ठीक है ना, व्यवस्था जो चलाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि न्यायपालिका जो है वो इंडिपेंडेंट होगी, स्वतंत्र होगी। उसमें ठीक है, पीएम का, प्रेसिडेंट का, सीएम का, गवर्नर का किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। इंटरफेयर नहीं करेंगे मतलब हस्तक्षेप नहीं करेंगे अनावश्यक रूप से किसी प्रकार का। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लैंड, ठीक है। और इसमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी में जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और उसके बाद में हाई कोर्ट, यानी कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी में सेंटर के लिए तो ठीक है ना एक ही सुप्रीम कोर्ट है। हमारे देश में ऑफ द लैंड बोला हमने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लैंड और हाई कोर्ट हैव बीन गिवन एक्सटेंसिव पावर्स, ठीक है ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में एक ही सुप्रीम कोर्ट है और वो सुप्रीम कोर्ट हर प्रकार से इंडिपेंडेंट है अपने फैसलों के लिए। उसके फैसलों में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का इंटरफेयर या कोई भी प्रेशराइज नहीं करेगी उसको। और सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय होते हैं वो सब पूरे देश में लागू होते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर्स को आगे बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट का यूज करता है। उसके बाद में अगला जो है नंबर फेडरल। Federal system with unitary features. Our constitution contains federal features of government like division of powers. यानी कि फेडरल सिस्टम का मतलब होता है, ठीक है, पावर शेयरिंग, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर्स, शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों की हिस्सेदारी, ठीक है ना। फेडरल सिस्टम का मतलब ये होता है, ठीक है, गवर्नमेंट, ठीक है, लाइक डिवीजन ऑफ पावर्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंटर, उसके बाद में सिंगल सिटीजनशिप, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फेडरल सिस्टम यूनिटी फीचर्स क्या होता है, ठीक है, कि भाई एक पावर शेयरिंग चाहिए, डिवीजन ऑफ पावर्स, शक्ति का बंटवारा चाहिए, सेंटर के पास में शक्तियां हैं, स्टेट के पास में शक्तियां, उसके बाद में, ठीक है, लोकल सेल्फ जो गवर्नमेंट होती है उनकी अलग से पावर्स होती है, जो कि हम आगे जाके उनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरी बात है फेडरल फीचर्स के अंदर हमने आपको बताया हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूट है, वो क्या नाम है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है। उसके बाद में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। उसके बाद में स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, सेंटर बहुत ही मजबूत है, जैसे मान लो, यानी कि सेंटर को केंद्रीय जो सरकार है बहुत ही पावरफुल होती है। और यहाँ पर रहने वाले जो व्यक्ति है, चाहे वो राजस्थान में रहे, चाहे वो तमिलनाडु में रहे, चाहे वो मणिपुर में रहे, चाहे वो अगरतला में रहे, ठीक है, सारे ही भारत के नागरिक है और वन यानी सिंगल सिटीजनशिप माने जाएंगे, यानी कि एक नागरिकता, ठीक है। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है नंबर 6, सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य। हमारा जो देश है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड फॉर ए, ठीक है, सेक्युलर स्टेट। भारत जो है वो भाई सेक्युलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष,
मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही है कि भारत जो देश है उसका अपना कोई एक धर्म नहीं है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोगों के लिए समान रूप से अधिकार है, ठीक है ना। सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का मतलब हो, ठीक है, इसका सबको कानून के समक्ष सबको बराबर देखा जाएगा। राज्य का अपना कोई अलग से धर्म नहीं है, इसलिए इसको धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। The Indian Constitution stands for a secular state. All religions in our country have the same right and support from the state. यानी कि राज्य के द्वारा, स्टेट के द्वारा, सरकार के द्वारा, जैसे मान लो, ठीक है, सारे लोगों को, सारे लोग मतलब समान है। किसी भी धर्म को लेकर के लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सेम राइट एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। और राज्य जो है, देश जो है ना, वो सभी धर्मों के लोगों को बराबर रूप से सहायता करेगा, ठीक है ना। किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होगा। It does not particular religion as the official religion of the Indian state, ठीक है ना। धर्मनिरपेक्ष का मतलब कि भारत सरकार का ऑफिशियल कोई भी धर्म नहीं है। जैसे मान लो, ठीक है, हमारे यहाँ पर सभी धर्मों के लिए, ठीक है, जैसे मान लो कि राजकीय अवकाश होते हैं, सरकारी जो छुट्टियां होती है वो ईद की भी छुट्टी होती है, दीपावली की भी होती है, क्रिसमस की भी होती है, गुरु पूर्व आता है, गुरु नानक जयंती है, उनकी भी होती है। कहने का मतलब कि हमारे यहाँ पर ये नहीं कि हमारे यहाँ पर जो भी संप्रदाय के लोग रहते हैं, जिस भी जाति के, जिस भी धर्म के लोग रहते हैं, उन सब लोगों के लिए समान जो राइट्स है, ठीक है, और सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, और राज्य के द्वारा सभी को एक तरह से ही सपोर्ट किया जाता है। नंबर 7, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है ना। फ्रेंचाइज इसका मतलब है, ठीक है, वयस्क मताधिकार, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, वयस्क मताधिकार, यानी कि जो नाबालिग लोग हैं उन सभी को, ठीक है, वोट डालने का अधिकार है। वयस्क मताधिकार का मतलब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब वयस्क मताधिकार। Every Indian citizens above 18 years has the right to vote in the elections without any discrimination of the caste, sex or religion, etc. यानी कि ये देश का मताधिकार का मतलब यही है कि जो जिस व्यक्ति ने 18 साल की उम्र प्राप्त कर ली है, वो व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के वोट का अधिकार रखता है, यानी कि चुनाव में वोट कर सकता है। तो वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, बिना किसी भेदभाव के होता है। The voting age was reduced to 18 years from 21 1989। अब देखो एक बात आपको देश के मताधिकार की बतानी है, ठीक है ना। लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। 18 से तो कितनी उम्र का होगा, मुझे कुछ 85 का हो, 85 का हो, 95 का हो। जैसे मान अपन नहीं देखेंगे कि चुनाव में दिखाते हैं, जैसे मान लो 170 साल की, 120 साल की महिलाएं जो है ना, पुरुष है ना, वो भी वोट डालने में जाते हैं। मत का अधिकार है उनको भी। जैसे मान लो जब तक वो जीवित है, जब तक वो वोट डाल सकते हैं, ठीक है। अभी कहा कि नहीं, सबसे पहले, ठीक है, 1989 से पहले, 1989 से पहले, ठीक है, वोट का जो अधिकार था वो 21 साल की उम्र का था।
ये बात है अलग से लिखिए आपके लिए, ठीक है ना, कि वर्तमान में जो प्रेजेंट है वो तो 18 ईयर्स अबव है, लेकिन 1989 से पहले 1989 से पहले 21 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको वोट डालने का अधिकार था। सिर्फ ठीक है 21 से छोटी उम्र के लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, लेकिन 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है 1988 का संविधान संशोधन बिल जो है 61 का संविधान संशोधन जो बिल है उसके तहत 21 साल से उम्र को घटा करके 18 साल कर दी गई है, ठीक है। ये था हमारा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि देश के मताधिकार। उसके बाद में आगे चलते हैं, ठीक है। ये थे भाई यानी कि 7, ठीक है ना, 7 हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी साइलेंट फीचर्स थी, यानी कि ठीक है विशेषताएं, ठीक है साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की जो विशेषताएं। सबसे पहले विशेषता लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने लिखी थी, यानी कि सबसे लंबा और लिखित संविधान है। दूसरा ब्लेंड ऑफ रिगिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, लचीला भी है और कठोर है। तीसरा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यानी कि संसदीय सरकार, ठीक है यूनियन में प्रेसिडेंट और स्टेट में गवर्नर, और उसके बाद में उनकी हेल्प करने के लिए उनको एडवाइस देने के लिए, ठीक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद, सेंटर में प्राइम मिनिस्टर उसकी मंत्री परिषद और स्टेट में सीएम मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। उसके बाद में इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है वो पूरे देश में लागू होता है। और उसके फिर बाद में कानून को जिसमें आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है पावर्स को आगे बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के फिर बाद में अलग से और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह है वो अलग से टॉपिक में बढ़ाने पर। अगला बात तो फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी फीचर्स। फेडरल सिस्टम का मतलब यही है कि पावर ऑफ शेयरिंग यानी कि शक्तियों का बंटवारा, डिवीजन ऑफ पावर्स, ठीक है ना, शक्तियों का बंटवारा, स्टेट के पास में अलग शक्तियां हैं, सेंटर के पास में अलग शक्तियां हैं, ठीक है ना, और उसके बाद लोकल सेल्फ बॉडीज जो है उनकी पावर्स अलग है। सेकुलर स्टेट का मतलब धर्मनिरपेक्ष यानी कि राज्य का कोई अपना, देश का कोई अपना एक धर्म नहीं, ऑफिशियल, ठीक है रिलीजन नहीं है, सभी धर्मों के लोगों को, ठीक है राइट और टू सपोर्ट स्टेट के द्वारा उन्हें मतलब समान अधिकार दिए गए हैं और सभी को समान सपोर्ट करता है। उसके बाद में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है नंबर 7 में, यानी कि वयस्क मताधिकार। वर्तमान में वयस्क मताधिकार की जो उम्र है वो 18 साल है, ठीक है, यानी कि इससे ऊपर का व्यक्ति होना चाहिए। और इससे पहले 1989 से पहले जैसे 21 साल होते थे, उसके बाद में 1988 में 1988 में 61वां संविधान संशोधन जो बिल है उसके तहत 21 से हटा करके और 18 साल कर दिए गए। ये थी हमारी साइलेंट फीचर्स। अब इसके आगे का जो है नेक्स्ट। थैंक यू, धन्यवाद।